वो पहला क्षण जब पता चला कि पिता अब नहीं रहे, वो कितना भावुक क्षण था। जब मैं अपने गांव पे पहुंचा तो सबसे पहले नज़र में मेरी वो गाड़ियां थी जिन पे वो गोलियां चली थी। जिसमें पिताजी बैठे थे। हत्या हो गई ये तब आभास हुआ जब मैंने अपने भाई को देखा जिसका सिर मुंडन किया हुआ था। जब मैं अपने माँ को उनके सफ़ेद वस्त्र में देखा। जब आप याद करते हैं कृष्णानंद राय जी को, तो पहले एक पिता दिखाई देते हैं या वो नेता दिखाई देते हैं जिन्होंने पूर्वांचल की राजनीति को एक नया रूप देने की कोशिश की। पहली जो छवि उनकी आती है मेरे सामने, वो आदर्श और संस्कार की आती है। आपके व्यक्तित्व पे सबसे ज्यादा छाप किस बात की है आज भी, एक जनसेवक के तौर पे या उस संघर्ष के तौर पे जो कई बार आपको लगता होगा वो बोझ भी बन गया था? कि अगर समाज में किसी कुरीतियों के खिलाफ आपको लड़ना है तो पहले आपको अपनी आवाज बुलंद करनी होगी, लोगों को जागरूक करना होगा। जो 2005 से लेके आज तक का ये सफर, इतना बड़ा संघर्ष आपके जीवन में आया। हत्या करना एक अलग बात था। हत्या के दौरान उनकी चोटी काटना और जैसे वो तिलक लगाते थे तो सर पे अलग से गोली मारना उस तिलक को मिटाने के लिए, ये मैसेज था पूरे सनातन धर्म के लिए कि यहाँ आप वही करेंगे जो वो परिवार चाहेगा। नियति आपके जीवन में क्या लाती है ये तो नियति ने तय कर दिया, लेकिन उसके साथ कैसे चलना है ये आपके ऊपर है। लेकिन इतने बरस में क्या पीयूष आपको लगता है कि न्याय मिल पाया? मुख्तार ने स्वयं कई बार धमकाने का प्रयास किया लोगों के माध्यम से। घर में क्या वो 17 बरस का बच्चा वो जानता था कि ये सब कुछ तो सामान्य है, ये अटैक पहले भी होते रहे पिताजी पे? संघर्ष मायने तभी रखता है कि आपने खोया क्या। लेकिन इतने सालों में राजनीति बदली है या सिर्फ चेहरे बदले हैं? कहीं ना कहीं राजनीति में इस शुचिता की कमी आई है। जब से पूज्य महाराज जी का मुख्यमंत्री के पद पे उन्होंने अपने पदभार संभाले हैं, राजनीति की शुचिता को उन्होंने बढ़ाया है। लेकिन इन सालों में कभी मन में एक बार आया क्या नहीं की होती ये जंग, छोड़ दिए होते? उम्र कच्ची थी, प्रश्न तो जरूर मन में आया और पिता से पूछा भी, क्यों ये संघर्ष, क्यों ये संघर्ष। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आपकी कई बार मुलाकातें हुई हैं। ये मुलाकातें आपके विधानसभा क्षेत्र के लिए या प्रदेश के लिए कोई संकेत है? ऑन कैमरा भी मानता हूं कि उन्होंने व्यक्तिगत मेरे लिए जो किया है वो इस धरती और धरा पे कोई और नहीं कर सकता था। इस दौरान लोगों से जब मिलते हैं, लोग कितनी उम्मीद से आपको देख रहे हैं? ये जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसका नेतृत्व पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं, इसमें आप अपराध करके नहीं बच जाएंगे। तो जरूरी क्या है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर या लोगों को आजादी से सुरक्षित रहने की, जीने की फील आना? मोहम्मदाबाद में आज उस समय बाढ़ में पूरे के पूरे गांव बह जाया करते थे, आज एक ईंटा नहीं गिर रहा है। क्या अतीक अहमद माफिया नहीं थे? क्या मुख्तार अंसारी माफिया नहीं थे? समाज में इन लोगों ने अपनी कर्मों से लोगों को प्रताड़ित नहीं किया। उस दिन जिस दिन हत्या होती है उस दिन सारे वायरलेस बंद किए गए। तो क्या ये मानूं आने वाले चुनाव के बीजेपी के भावी प्रत्याशी के तौर पे आज मैं पीयूष राय से बात कर, कि आप नेता बनेंगे कि नहीं वो आपके कर्म डिसाइड करें। तो मैं अपना कर्म कर रहा हूं। जब हम बात करते हैं इस देश की आजादी की, तो निश्चित तौर से इस देश को आजाद कराने में जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी वो बहुत सौभाग्यशाली रहे हैं कि उन्होंने इस देश को आजाद कराने में अपने प्राणों की आहुति दी है। पार्टी ने कभी मेरा अहित नहीं किया, चाहे वो मुकदमों का दौर रहा हो, चाहे वो मुख्तार से खिलाफ की लड़ाई का दौर रहा हो। मुझे अपने बच्चों की तरह पाला है। जनता जनार्दन के बीच में ही हमें जाना है लास्ट में, चाहे कोई टिकट मिले या टिकट न मिले। मोहम्मदाबाद वो जगह है जहां ये बीज उत्पन्न हुआ। ये पेड़ ना बन पाए, उस बीज पे अगर काम करने वाला कोई व्यक्ति होगा तो वो पीयूष राय होगा, तो वो पीयूष राय होगा, तो वो पीयूष राय होगा। कभी कभी कुछ कहानियां अधूरी रह जाती हैं, लेकिन वही कहानियां अगली पीढ़ी में एक बार फिर से जिंदा हो जाती हैं। आज बात एक ऐसी विरासत की जिसने पूर्वांचल की राजनीति को एक नई दिशा दी और बताया कि राजनीति लोगों से मिलने का नाम है, उनके दुख में सुख में साथ रहने का नाम है। वैसे आज हम उसी विरासत के एक नई पीढ़ी से बात करने जा रहे हैं और ये बताना आपको जरूरी है कि एक ऐसी हत्या जिसने पूरे प्रदेश को हिला कर रख दिया, बात 2005 की है, लेकिन उसके बाद कई पड़ाव गुजरे, कई कहानियां गुजरी और उसके बाद एक नई इबारत लिखने की कोशिश की गई। आज बात होगी पूर्वांचल के उस प्रसिद्ध नेता की, उस विख्यात नेता की जिन्होंने लोगों के दुख सुख में हर पल साथ दिया, कृष्णानंद राय।
आज बात उनके बेटे पीयूष राय से अतीत की टीस की आज बात नहीं करेंगे। आज बात करेंगे भविष्य की उम्मीद की और क्या कुछ सोचते हैं पीयूष, क्या कुछ उनके एजेंडे में है, क्या कुछ उनके जीवन में बीता। 17 बरस जब पिता को खोया और आज ये कहानी कितनी बदली सी है। सारी बातें आज पीयूष से करेंगे। पीयूष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका घनश्याम बहुत उपाध्याय बहुत शो में। आपका आभार, आपके व्यूवर्स को ढेर सारे प्रणाम, शुभकामनाएं। कैसे है बहुत बहुत बढ़िया। पीयूष? हालांकि ये बात थोड़ी सी पुरानी है, लेकिन ये जख्म हमेशा आपके सीने में नए होंगे, मैं जानता हूँ। वो पहला क्षण जब पता चला कि पिता अब नहीं रहे और जिस तरीके से नहीं रहे, वो कितना भावुक क्षण था। देखिए, व्यक्तिगत रूप से मैं अगर इस समाज की बात करूं जी, तो आज के समाज में पिता पुत्र एक दोस्त की तरह समझे जाते हैं। लेकिन जिस दौर के पिता की मैं बात कर रहा हूं, वहाँ हम लोग एक गुरु और शिष्य की एक भूमिका में रहते थे। क्योंकि अपने पिता के संघर्षों से सीखना और उनके विचारों को और उनके आचरण को अपने जीवन में आत्मसात करना, ये हमेशा से एक ध्येय रहा मेरा। निश्चित रूप से जब पहली बार मैं क्लास 10th के बाद बनारस में स्कूली शिक्षा के बाद मैं राजस्थान चला गया, क्योंकि कुछ घर की परिस्थितियां और उस समय जो ये माहौल बना था, सरकार विरोध में थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो पिताजी को ये लगता था कि बच्चों की पढ़ाई ना डिस्टर्ब हो जाए। तो उसके नाते मैं बाहर अपनी तैयारी करने के लिए, एक टेक्निकल स्टूडेंट होने के नाते, आईटी और जेई और AIEEE का उस समय एग्ज़ाम हुआ करता था, तो उसके प्रिपरेशन के नाते पिताजी ने कहा कि आप लोग अब बनारस और गाज़ीपुर से निकलिए और पढ़ाई लिखाई करिए। तो मुझे निश्चित रूप से 29 नवंबर 2005 की ये घटना मुझे नहीं मालूम चली, क्योंकि मैं अपने एक भाई के साथ रहता था, चाचा का लड़का, और हम दोनों लोग प्रिपरेशन करते थे। मुझे ये बात छिपाई गई क्योंकि हम लोगों को न टीवी का हम लोगों को सुविधा दी गई थी, केवल पढ़ाई करना था। एक किराए के कमरे पर रह के हम लोग अपनी पढ़ाई और शिक्षा दीक्षा करते थे। जब मेरे घर में शादी पड़ी तो मुझे ये था कि 2 दिन बाद वो शादी में 30 नवंबर को हमें पहुंचना है। और जब मैं रास्ते में था तो मुझे कुछ आभास हुआ कि कुछ घटनाएं घटी हैं। और जब मैं अपने गांव पे पहुंचा तो सबसे पहले नज़र में मेरे वो गाड़ियां थी जिन पे वो गोलियां चली थी, जिसमें पिताजी बैठे थे। तो मुझे तब भी भरोसा नहीं हुआ कि कोई अप्रिय घटना हुई है, क्योंकि मुझे ये शुरू से पता था कि जिस समाज सेवा में और जिस व्यक्ति के खिलाफ वो लड़ रहे हैं, गोली चलना ये आम बात थी और गोली लगना भी आम बात थी। लेकिन हत्या हो गई ये तब आभास हुआ जब मैंने अपने भाई को देखा, जिसका सिर मुंडन किया हुआ था। जब मैं अपने माँ को उनके सफ़ेद वस्त्र में देखा तो आभास हुआ कि हमने खो दिया अपने पिता को। पीयूष जी, जहन में जब आप याद करते हैं कृष्ण राय जी को, तो पहले एक पिता दिखाई देते हैं या वो नेता दिखाई देते हैं जिन्होंने पूर्वांचल की राजनीति को एक नया रूप देने की कोशिश की थी? देखिए, अगर अपनी विशेष बात करूं तो मुझे वो व्यक्ति दिखता है जिसने कुछ आदर्शों को और कुछ संस्कार को, जिसको उन्होंने माना, वही आदर्श और संस्कार उन्होंने समाज में भी स्थापित करने का प्रयास किया और वही आदर्श और संस्कार मेरे अंदर भी डालने के। तो पहली जो छवि उनकी आती है मेरे सामने, वो आदर्श और संस्कार की आती है, वो कर्मठता की आती है। फिर उसके बाद हाँ, निश्चित रूप से पिता थे, तो मैंने जैसे बताया कि मित्रवत वाली हम लोग की व्यवस्था नहीं थी, गुरु शिष्य वाली व्यवस्था थी। उनका कहा हुआ कोई वचन, कोई बात कभी टाला नहीं जा सकता था। फिर उसके बाद जब वो नहीं रहे तो आभास हुआ कि हमने एक पिता के साथ साथ एक मोहम्मदाबाद क्षेत्र ने अपने एक ऐसे नेता को खोया कि जिन आदर्शों को और जिन मूल्यों को लेके वो चले, वो अभाव मोहम्मदाबाद क्षेत्र के लोगों को हुआ। तो फिर रियलाइज हुआ कि नहीं, एक नेता भी इस क्षेत्र से चला गया। लेकिन पीयूष, आप जिस परिवार में थे उसमें जनसेवा भी थी, संघर्ष भी था, एक अजीब सा कॉम्बिनेशन था। आपके व्यक्तित्व पे सबसे ज्यादा छाप किस बात की है आज भी, एक जनसेवक के तौर पे या उस संघर्ष के तौर पे जो कई बार आपको लगता होगा वो बोझ भी बन गया था? क्या कुछ ऐसा होता है? देखिए, मैं इस चीज़ को थोड़ा सा दूसरे रूप से देखता हूँ। अच्छा। मेरे जो बाबा थे, स्वर्गीय जगन्नाथ राय जी, वो एक किसान थे। एक समानता किसान परिवार होने के उपरांत, जैसे आप जानते हैं कि मेरे पिताजी 3 भाई और 2 और छोटे भाई, छोटे बाबा के, जो बाबा मतलब दादाजी, तो उनके 2 छोटे भाई, ये 5 भाई एक गांव से निकल के
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में अपनी शिक्षा दीक्षा के लिए बनारस आए। संघर्ष का पीरियड यहीं से शुरू हुआ। अच्छा। तो संघर्ष खाने पीने का नहीं था। हाँ। संघर्ष समाज में अपने आप को ये साबित करने का था शिक्षा के दौरान कि हम शिक्षा में अच्छे हैं। शिक्षा के बाद जीवोपार्जन के लिए समाज में संघर्ष था कि हम अच्छा कमा सकते हैं और समाज में अपने आप को सुचारू रूप से स्थापित भी कर सकते हैं। क्योंकि खेती ज़्यादा होने से खाद्य सामग्री तो आ जाती थी, लेकिन समाज में केवल खाद्य सामग्री से आपकी पहचान नहीं हो सकती। आपके धन अर्जन से, आपके सोसाइटी से, उसमें बैठने उठने से। तो कहीं ना कहीं ये पिताजी को ये लगा कि हम जिस समाज में जा रहे हैं या जिस समाज में अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं, वो उनको ये लगा कि मुझे कहीं ना कहीं से अपने परिवार को सपोर्ट करना है। तो उसकी शुरुआत बनारस से होती है। उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की। शिक्षा के बाद उन्होंने बनारस के अंदर अपने मित्रों के साथ व्यवसाय शुरू किया। व्यवसाय के बाद जैसे कि हम लोग अक्सर गांव छुट्टियों में आना जाना हुआ करता था, तो उनको ये लगता था गांव की समस्याएं सुन के, लोगों की समस्याएं सुन के, क्योंकि उस समय हत्याओं का कुछ दौर शुरू हो गया था। और बनारस में जैसा कि आप जानते हैं कि मुख्तार अंसारी का नाम विश्व हिंदू परिषद के जो कोषाध्यक्ष थे स्वर्गीय रुंगटा जी, उनकी हत्या में मुख्तार का नाम आया था। अपहरण करके उनकी हत्या कर दी गई थी। कोयला के व्यवसायी थे बहुत बड़े और विश्व हिंदू परिषद के कोषाध्यक्ष थे। तो पिताजी को लगा कि एक ऐसा अपराधी जो गाजीपुर से चल रहा है, वो क्षेत्र को तो बदनाम कर रहा है, लोगों को परेशान कर रहा है, हत्याएं कर रहा है, बनारस में भी कर रहा है। तो उन्होंने एक मन में इस बात को लेकर चले कि ये कैसे हो सकता है कि एक अपराधी के आगे सब लोग नतमस्तक हैं। तो ये संघर्ष अभी उन्होंने ये ऐसा नहीं सोचा था कि मुझे पॉलिटिक्स में आके ऐसे संघर्ष करना है। अभी संघर्ष जीवन के जीवोपार्जन के लिए, क्योंकि शादियाँ हो गई थी, हम लोग धीरे धीरे बड़े हो रहे थे, तो बहुत छोटी फैमिली, बहुत एवरेज फैमिली से थे। तो वो संघर्ष एक एवरेज फैमिली को जीवोपार्जन की थी। अब वो संघर्ष धीरे धीरे वो संघर्ष लगा समाज में को जागरूक करने में इन अपराधियों के खिलाफ, इनकी मानसिकता के खिलाफ। कैसे लोगों को हम, क्योंकि बिना इस देश के आज़ादी से अगर हम कोई शिक्षा लेते हैं, तो सबसे मूल शिक्षा है कि लोगों को जागरूक करके ही किसी कुरीतियों को समाज से हटाया जा सकता है। चाहे वो गांधी जी का आंदोलन रहा हो, चाहे भगत सिंह का रहा हो, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद का रहा हो, कि अगर समाज में किसी कुरीतियों के खिलाफ आपको लड़ना है तो पहले आपको अपनी आवाज़ बुलंद करनी होगी, लोगों को जागरूक करना होगा। अब उसमें दो रास्ते हो सकते हैं। एक रास्ता हो सकता है कि लोगों के माध्यम से, चाहे वो गांधी जी का हो, और एक माध्यम हो सकता है कि खुद के अपने सर्वस्व निछावर करके, चाहे जैसे हम लोग के भगत सिंह या चंद्रशेखर आज़ाद जी हो। तो दो तरीके हो सकते हैं। वो तरीका समय निर्धारित करता है। निश्चित रूप से मैं कहीं ना कहीं देखता हूँ कि पिताजी के केस में भगत सिंह का हुआ कि उन्होंने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया देश में समाज को शिक्षित और जागरूक करने के लिए इन अपराधियों के खिलाफ। लेकिन पीयूष जी, 2005 से लेके आज तक का ये सफर, कितना बड़ा संघर्ष आपके जीवन में आया और कितनी चीजें बदली। लोगों की सहानुभूति तो रही होगी, लेकिन क्या सपोर्ट भी उतना ही रहा जितनी उम्मीद कर रहे थे, जितनी अपेक्षा थी? देखिए, पिता के होने के नाते जैसे मैं मानता हूँ कि किसी भी मकान पर जब छत होती है और छत से जब उस घर की सुंदरता बढ़ती है, तो अंदर की जो उथल पुथल है वो समाज में नहीं दिखती है। जब छत हट जाए तो ऊपर से हर दिशाओं से उस घर के अंदर की तस्वीर क्लियर हो जाती है। पिता के जाने के बाद निश्चित रूप से एक ऐसे अपराधी के खिलाफ जो उनका संघर्ष था, उसके बाद हत्या, उस हत्या में मतलब मुन्ना बजरंगी जैसे लोग, उस हत्या में अतारुर रहमान बाबू जो सेंट्रल एशिया का सबसे बड़ा आतंकवादी भी है, उस हत्या में राजेश पांडे, संजीव जीवा, ऐसे ऐसे लोगों का होना एक ऐसा मैसेज देने की प्रयास हुई थी। और उस हत्या में सबसे बड़ी बात की, हत्या करना एक अलग बात था, हत्या के दौरान उनकी चोटी काटना और जैसे वो तिलक लगाते थे तो सर पे अलग से गोली मारना उस तिलक को मिटाने के लिए। तो ये एक मैसेज था, ये मैसेज था पूरे सनातन धर्म के लिए कि यहाँ आप वही करेंगे जो वो परिवार चाहेगा, अंसारी परिवार। तो जब आपको समाज में, अब उस समय हम लोगों के साथ सबसे बड़ा संघर्ष ये था कि समाज के सामने हमें मजबूत होना था, क्योंकि समाज एक इस नज़र से देख रहा था कि विधायक जी का परिवार, विधायक जी के न रहने के बाद कैसे मोहम्मदाबाद के साथ साथ समाज को समेट कर इसके खिलाफ लड़ाई को सबल करेगा। निश्चित रूप से लोग डरे
कुछ लोग डरे, उन्होंने साथ छोड़ा, लेकिन मैं मानता हूँ कि उस समय श्रद्धेय अटल जी, श्रद्धेय अडवाणी जी, इन लोगों का एक अभिभावक के रूप में सहयोग रहा। उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए आदरणीय राजनाथ सिंह जी, उन्होंने पिताजी की हत्या के बाद वहाँ धरना भी दिया। आज उत्तर प्रदेश से चल के जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं आदरणीय मनोज सिन्हा जी, उन्होंने एक पिता की तरह देखभाल किया। फिर उस समय मैं ये भी मानता हूँ कि हम लोग 2000 हत्या के तुरंत बाद 2006 के लास्ट में हम लोग गोरखपुर मठ गए, जहाँ बड़े महाराज जी और पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी दोनों लोगों ने एक सहानुभूति के साथ, क्योंकि उस समय मैं 17 साल की उम्र थी, मुझे ये नहीं समझ में आता था कि पराया और दूसरा कौन होता है, लेकिन मैं मानता हूँ कि सबसे बड़ी छाप जो मेरे अंदर छूटी वो बड़े महाराज जी का जो आशीर्वचन मुझे मिला उस टाइम अपनी माता जी के साथ। उन्होंने एक ही लाइन कहा था कि नियति आपके जीवन में क्या लाती है ये तो नियति ने तय कर दिया, लेकिन उसके साथ कैसे चलना है ये आपके ऊपर है। तो ये शब्द हो सकते हैं कि आज के युवाओं को न समझ में आए या आज के लोगों में न समझ में आए, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूँ कि 20 साल हो गए और बड़े महाराज जी या पूज्य महाराज जी का जो आशीर्वचन रहा, चाहे मनोज सिन्हा जी का जो आशीर्वाद हमेशा बना रहता है, या मैं कहूँ आज आदरणीय अमित शाह जी का जो स्नेह है, आदरणीय मनोज सिन्हा जी का, राजनाथ जी का, तो एक ये समझ में आता है कि आपके साथ लोग आपको शक्ति दे सकते हैं। आर्थिक और सामाजिक बुनियाद आपको स्वयं खड़ी करनी, बिल्कुल, और ये समाज शायद नहीं समझ पाता है। मैं युवाओं से भी ये कहूँगा कि आपके साथ शक्ति के साथ कोई अगर खड़ा है तो वो बहुत बड़ी आपकी शक्ति हो सकती है, आपका सबसे बड़ा वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो सकती है, क्योंकि मेरे लिए वो थी। मेरे लिए जितने लोगों ने पिताजी के मुकदमे में, चाहे वो स्वर्गीय जेटली जी रहे हों, आदरणीय राजेंद्र प्रसाद जी रहे हों या आदरणीय गिरिराज जी रहे हों, जितने लोगों ने मदद की, एक परिवार की तरह मदद की, माता जी को अपने बहन की तरह मानते हुए, मुझे अपने पुत्र की तरह मानते हुए, सबने एक प्लेटफॉर्म दिया कि आप लगिए, हम आपके साथ हैं। ये एक भरोसा इस समाज में बहुत बड़ी चीज़ होती है। लेकिन इतने बरस में क्या पीयूष आपको लगता है कि न्याय मिल पाया, न्याय पूरा हो गया? हालांकि नियति ने खुद बहुत सारी चीजें तय कर दी इस पूरे मसले में। देखिए, इसीलिए बड़े महाराज जी ने एक बात कही ना, जो मैंने आपसे बात अभी थोड़ी देर पहले, कि नियति को जो नियम में है वो अपनी काम करेगी। उसके बाद का जो संघर्ष अगर आपको मिल रहा है या प्रशस्ति आपको मिल रही है, ये आपके ऊपर है कि आप उसके लिए कैसा काम करते हैं। तो उस समय हमने संघर्ष को चुना, जबकि प्रस्ताव समझौते के भी थे, प्रस्ताव मुकदमे को हटाने के भी थे, धमकाया गया, बाकायदा फ़ोन चिट्ठी के माध्यम से लोगों ने 2012-13 में घटना हुई, उस समय मुन्ना बजरंगी थे, तो उन्होंने फ़ोन से उन्होंने लेटर लिख के लोगों के माध्यम से, मुख्तार ने स्वयं कई बार धमकाने का प्रयास किया लोगों के माध्यम से। मेरे जो वादी पक्ष थे, मेरे बड़े पिताजी जो गांव पे रहते थे, उनको धमकाने का, खेत वेत जाना होता था, तो उस समय सरकार सुरक्षा के नाम पे एक गार्ड देती थी और गार्ड भी अपने अपने आवास पे रहते थे। तो लोगों के अंदर ये हुआ कि जब ये लोग लड़ रहे हैं, एक विश्वास जगा, ये लोग लड़ रहे हैं, तो लोगों ने इसीलिए माताजी को 2 बार विधायक भी बनाया कि आपके संघर्ष के साथ मोहम्मदाबाद की जनता हमेशा खड़ी है, लेकिन संघर्ष करना हम ही को है, साथ आपको मिलेगा। और ये मुझे लगा कि कहीं ना कहीं वही नियति ठीक उनके परिवार पे भी थी, और नियति ने देखा कि किनके संघर्षों का मूल्य ज़्यादा है और किनके कर्म कैसे हैं, तो उसका रिजल्ट उनके परिवार को दिया। लेकिन पीयूष जी, 2005 में हमला हुआ और आपने पिता खोए, लेकिन 2002 में पहली बार वो इलेक्ट हुए। क्या उससे पहले का जो संघर्ष का दौर था उसमें भी क्या इस तरह की कोशिशें होती रही थी? कभी अटैक होता था घर में? क्या वो 17 बरस का बच्चा वो जानता था कि ये सब कुछ तो सामान्य है, ये अटैक पहले भी होते रहे पिताजी पे? एक्चुअल में क्या है कि देखिए, ये संघर्ष शुरू से राजनीतिक रहा। अच्छा। क्योंकि जब आपने एक अपने बाहुबल से, अपने अपराध से किसी चीज को पाया हुआ है, तो क्योंकि वो फ्री की मिली हुई चीज है, केवल आपके डर से, तो वो कोई व्यक्ति नहीं चाहेगा कि वो उसका जो भावमंडल है वो कहीं से नुकसान हो।
1984 से अफजाल अंसारी विधायक थे। उनको पहली बार चुनौती मिलती है 1995 में। वो मेरे पिताजी इन्हीं सामाजिक कुरीतियों को देखते हुए, उनके अपराध, क्योंकि उस समय एक बहुत अच्छे लोगों की हत्या हुई हमारे क्षेत्र में, सस्ता राय थे, उनकी हत्या हो गई। ऐसे लोगों की हत्या की गई जो समाज में एक अपना स्थान रखते थे और इनके गलत को गलत कहते थे कि नहीं ये काम गलत है, ये व्यवहार गलत है। तो इनको ये लगा कि जो हमारा भय है समाज के अंदर, ऐसे लोग इसको ख़त्म कर देंगे, इसलिए इनका समाज से हटाना ज़रूरी है। वैसी हत्याएं हुई। तो जैसे मैंने कहा ना कि कुरीतियों के खिलाफ और चुनौतियों के खिलाफ समाज में जो माफियाओं की जो अराजकता फैली हुई है, उसके खिलाफ आवाज़ पहले खुद को बुलंद करनी होगी, तब आप समाज को जागरूक कर पाएंगे। तो उन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा। उन्होंने सोचा कि जनता को जागरूक करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि किसी न किसी दल से, तो उस समय कई दलों का मौका था, लेकिन उन्होंने सबसे पहले माना कि नहीं, जो दल राष्ट्र को मानती है उस दल में राष्ट्र सर्वप्रथम होगा, तो निश्चित रूप से लोग भी अलग अलग जो भी जातियों में बटे हैं वो एक होंगे। तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ा, चुनाव हार गए, लेकिन उन्होंने निरंतर फिर प्रयास करते रहे लोगों के बीच में जागरूकता से, इन माफियाओं के जो भी गलत काम उनके खिलाफ आवाज़ बुलंद करके, इनका जो लूटपाट होता था बड़े लोगों से उनका रोक के, छोटे लोगों को जो प्रताड़ित करके उनका घर गिरवा देना, उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद। तो जनता को एक विश्वास लगा, एक जागरूक हुई, और जनता ने 2002 में उसका रिजल्ट दिया। तो भले ये स्टोरी हम लोग 1984 से 2002 तक का मात्र 5 मिनट में बता दिया, लेकिन ये संघर्ष में 18 साल लग गए। और इस 18 साल में मैंने अपने पिता को एक, मतलब अगर मैं अपने लैंग्वेज में सोचूं तो एक किसान के लड़के से एक जननायक बनने का सफ़र देखा। और मैं उसको जब महसूस करता हूं तो मुझे यही समझ में आता है कि बिना संघर्ष के आप इस समाज में एक जननायक हो या समाज में समाजसेवी नहीं बन सकते। वो संघर्ष ही तय करता है कि आप कितने बड़े जननायक हैं। ठीक बात। और उनकी जो लड़ाई थी, क्योंकि उस समय मुख्तार या अफजाल के खिलाफ, आप भी मीडिया लाइन में बहुत पुराने समय से रहे हैं, आपने भी काम किए होंगे कई जगह, तो आपने देखा होगा उनके खिलाफ कोई बड़े से बड़े लोग आवाज़ नहीं उठाते थे। जिनमें जैसे अगर विश्व हिंदू परिषद के रुंगटा जी की अपहरण की बात आई, उस समय उनके पे सीबीआई की जांच हो गई, और जब वो सीबीआई से बरी हो गए तो लोगों में और भय व्याप्त हो गया। और जब लोगों में भय व्याप्त हो गया तो इनको, पिताजी को लगा कि ये कैसे हो सकता है कि एक अपराधी अपराध करता चला जाए और उसको कोई रोके ना। तो ये एक संघर्ष बहुत लंबा और बहुत ही विषम परिस्थितियों का रहा है, जो मैंने महसूस किया उनके साथ रह के। और निश्चित रूप से घर में मुझसे बड़े 2-3 लोग थे, तो वो लोग बाहरी पढ़ाई करते थे। मुझसे जो छोटे थे वो काफ़ी छोटे थे, तो उनको नहीं, लेकिन एक अलग ही लगाव था घर में। मुझे लगता है कि मैं ये, मेरे घर के भाई लोग भी अगर ये देखेंगे तो वो सोचेंगे, लेकिन एक अलग ही लगाव था। और मैं अपने पिता के अलावा मैं इस जीवन में कभी नहीं माना कि किसी ने मुझे, अगर आज मैं जो हूँ उनकी देन है, उनकी शिक्षा की देन है, उनके संस्कार है। लेकिन इतने सालों में राजनीति बदली है या सिर्फ चेहरे बदले हैं? अभी भी पूर्वांचल में वो भय, वो टेरर दिखाई देता है, या आबो हवा पूरी तरीके से बदल चुकी है? देखिए, मैं अगर राजनीति के विश्लेषण पे बात करूं तो मैंने जो 2 महत्वपूर्ण चीज़ अपने पिता से सीखी राजनीति के लिए, मैंने शुरू से ये पाया है कि उनके अंदर सामने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए, वो किसी भी पद का हो, समाज का हो, उसके लिए स्पष्टता बहुत ज़रूरी थी। और वो अपने अंदर इस स्पष्ट भावना को हमेशा रखते थे। स्पष्टता के साथ पारदर्शिता, मतलब कि जो उनके दिल में था, जो उनके दिमाग में था, वही जवान पे था। कभी भी जनता के भाव के साथ या जनता के किसी उम्मीद के साथ उन्होंने कभी खिलवाड़ नहीं खेला। आप गलत हैं तो आप गलत हैं, मैं आपके साथ हूं तो साथ हूं, साथ नहीं हूं तो साथ नहीं हूं। कहीं ना कहीं राजनीति में इस शुचिता की कमी आई है, वो पारदर्शिता या वो स्पष्टता। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि जब से पूज्य महाराज जी का मुख्यमंत्री के पद पे उन्होंने अपने पदभार संभाले हैं, राजनीति की सूचिता को उन्होंने बढ़ाया है। वो इस तरीके से बढ़ाया है कि सामाजिक और राजनीतिक रूप से ये आपको स्पष्ट होना पड़ेगा कि आपकी मानसिकता और विचारधारा क्या है। अगर देश विरोधी है तो आप विरोधी हैं, और आप देश हित में काम कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी दल के हों,
तो आपका स्वागत है। नहीं, तो ये आपका जो व्यू है उनको देखने का एक आम नागरिक का है या एक नेता के बेटे के तौर पे जो खुद भी भविष्य में शायद नेता बन जाए उस निगाह से है? लोग इसे बायस भी समझ सकते हैं ना पीयूष। नहीं, देखिए, आप अगर किसी विचार को या संस्कार को अपने जीवन में जब लाते हैं तो वो आप कहते नहीं हैं, वो आपके कार्यप्रणाली से दिख जाती है। जैसे मैंने अपने पिता के जो दोनों संस्कार बताए, जो स्पष्टता थी या पारदर्शिता थी लोगों के लिए लेके, वो चीज़ लोगों ने या मैंने महसूस की। अब उस विरासत को अगर मैं देख रहा हूँ और उस चीज़ की कमी लोग मुझ में पाएंगे तो निश्चित रूप से वो संवेदनाएं, वो जनाधार कम हो जाएंगी। लेकिन आज 20 साल हो गए, चाहे वो राजनीतिक गलियारों की बात करूं, चाहे सामाजिक परिस्थितियों की बात करूं, हर जगह जो मेरे पिताजी का, स्वर्गीय विधायक जी का जो कद रहा है, अगर वो कहीं वो चीज़ महसूस हो पा रही है या उस चीज़ों को ये समाज अभी भी समझ पा रहा है, तो उसकी वजह यह है कि उनके दिए हुए आदर्शों को समाज भी मानता था या मैं भी मानता हूं, जिसको लेके हम लोग आगे बढ़े हैं। तो वही चीज़ अगर हम समाज के बीच में उपस्थित रहेंगे तो कहीं ना कहीं लोगों की संवेदनाएं जुड़ी रहेंगी, चाहे वो दल से हो और चाहे वो समाज के हों। तो वो संवेदनाएं होना एक समाज में अच्छी बात है, अपने पिता के लिए भी और स्वयं मेरे लिए भी। लेकिन इन सालों में कभी मन में एक बार आया क्या, नहीं की होती ये जंग, छोड़ दिए होते, हम भी मुंह छुपा के जी लिए होते तो पिता साथ होते, और इस तरह की लड़ाई में कूदने का कोई मकसद था नहीं? क्या मन में कभी आया एक बार के लिए भी? एक बार उस समय पिताजी जिंदा थे। हाँ। तो उस समय जो संघर्ष होते थे तो ये होता था कि क्यों ये संघर्ष। हाँ। लेकिन उम्र कच्ची थी, प्रश्न तो जरूर मन में आया और पिता से पूछा भी, लेकिन पिताजी ने एक मुस्कुराहट के साथ बात को ख़त्म कर दी। लेकिन जब मैंने उनके जगह पे अपने आप को रखा, जब उनके न रहने के बाद, जब परिवार का या समाज में अपने क्षेत्र की जिम्मेदारियों से जब मैंने चला, तो फिर ये समझ में आया कि हर किसी के नियति में संघर्ष है, वो संघर्ष का चुनाव आप नहीं करते। लेकिन क्या खो रहे हैं उसके बदले में पीयूष जी, वो भी मायने रखता है ना? तो संघर्ष मायने तभी रखता है कि आपने खोया क्या। कभी बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ जाती है, जो आपने चुकाई है। जो बिल्कुल, तो इसीलिए संघर्ष है ना। संघर्ष का मतलब पाना ही नहीं होता है। मेरे पिताजी कहते थे कि आज के राजनीति में लोग संघर्ष में बस पाने का सोच रहे हैं। लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से जब उनके जगह पे आया, राजनीतिक रूप से नहीं, जब समाज में उतरा, अपने लोगों के बीच में, मोहम्मदाबाद, गाजीपुर में या दल में जब मैं अपनी सदस्यता ली, तो मैंने ये समझा कि ये संघर्ष नियति चयनित करती है। और निश्चित रूप से यह संघर्ष, क्योंकि मैं अपनी शिक्षा दीक्षा बाहर होने के उपरांत मेरा यहाँ लौटना कतई नहीं बनता था। बीटेक करने के उपरांत, फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएट करने के उपरांत मैं एक अच्छी नौकरी कर रहा था, लेकिन फिर मैंने जैसे कहा ना, नियति ने तय कर रखा है कि किसको लौटना है और किसको कौन सा संघर्ष करना है। ठीक है। तो वो संघर्ष जब मेरे जीवन में आया तो मुझे ये लगा कि ये संघर्ष ही आपको आपके मुकाम तक पहुंचाती है, जिसके लिए आप इस धरा पे अपने आप को रखे हैं। तो वही संघर्ष आज लेके हम भी चल रहे हैं। लेकिन पीयूष जी, इन दिनों हम देख पा रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आपकी कई बार मुलाकातें हुई हैं, फ्रिक्वेंटली मुलाकातें हुई हैं। ये मुलाकातें आपके विधानसभा क्षेत्र के लिए या प्रदेश के लिए कोई संकेत है? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते, और उसके बाद स्वतः मेरे मार्गदर्शक होने के नाते, एक हमेशा से आशीर्वचन और उनका मार्गदर्शन लेना मेरी भी जिम्मेवारी है। और वो भी ये समझते हैं कि अगर कोई इस पार्टी के लिए, इस दल के लिए समाज में एक अच्छे कार्य को कर रहा है तो उसको कैसे सपोर्ट किया जाए, उसको कैसे मदद की जाए। तो इस मानसिकता से समाज के और क्षेत्र की समस्याओं के लिए मैं अक्सर उनसे मिलता रहता हूँ। जो मार्गदर्शन वो देते हैं, क्योंकि एक उम्र, अभी भी मैं मानता हूँ कि राजनीति के लिए एक उम्र वैसी नहीं है कि मैं हर चीज़ जानता हूँ। एक मार्गदर्शक की ज़रूरत होती है। एक मार्गदर्शन के लिए, और उन निश्चित रूप से मैं यह ऑन कैमरा भी मानता हूँ कि उन्होंने व्यक्तिगत मेरे लिए और मेरी माताजी के लिए जो किया है वो इस धरती और धरा पे कोई और नहीं कर सकता था। मैं उसके लिए अपने जीवन भर का आभारी हूँ। यह बात मैंने उनसे
एक दो बार कहा है तो उन्होंने कहा करे ये सब नहीं कहा जाता है, लेकिन मैं निश्चित रूप से एक मार्गदर्शक के रूप में उनको देखता हूँ और अपनी क्षेत्र की समस्याओं के लिए उनसे मिलना और उनका मार्गदर्शन प्राप्त करना एक ये नैतिक जिम्मेवारी भी है मेरी। तो इस क्रम में मैं हमेशा मिलता रहता हूँ और उनका आशीर्वाद मिलता रहता है मुझे। देखिए पीयूष जी, दो कंडीशंस होती हैं जितना मेरा अनुभव है जर्नलिस्टिक फील्ड का। एक होते हैं पैराशूट लैंडिंग वाले, जिनके पास चम्मच से फीडिंग करा के उनको नेता बना दिया जाता है। एक होते हैं पीयूष राय जैसे, जिन्होंने सब कुछ खोते हुए इस राजनीति को जीवन में जिया है। जब इंसान कोई चीज़ जीता है और जो उसकी रगों में बहती है तो फिर वो लोगों से कनेक्ट होता है। इस दौरान लोगों से जब मिलते हैं, मुलाकातें होती हैं, तो क्या वो डर, वो खौफ जो उस समय रहा करता था उस इलाके में, वो आज भी है? और लोग कितनी उम्मीद से आपको देख रहे हैं? देखिए 2017 के बाद से जो जीरो टॉलरेंस की नीति पूज्य महाराज जी ने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो प्रदेश के अंदर लागू की, एक विश्वास की ज्वाला पहले वहीं से बननी शुरू हुई। अच्छा। और जो कार्रवाइयाँ हुई ऐसे माफियाओं के खिलाफ, चाहे वो अतीक हो, चाहे मुन्ना बजरंगी हो, चाहे सुभाष पांडे हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो, जो ऐसे माफिया थे, जो बड़े माफिया थे जिनका सिंडिकेट चलता था, उनके खिलाफ जो कठोरतम कार्रवाई है, तो लोगों के अंदर ये विश्वास जगा कि नहीं, ये जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसका नेतृत्व पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं, इसमें आप अपराध करके नहीं बच जाएंगे। और जो संगठित अपराध है, निश्चित रूप से किए हुए अपराध का परिणाम आपको देना होगा, ये पूज्य महाराज जी ने सुनिश्चित कर दिया था। अब हमें अपने तरफ से महाराज जी को कैसे सहायता करनी है, ये हमारा ध्येय था, ये जनता का भी काम था कि हम अपने तरफ से महाराज जी को कैसे मदद कर सकते हैं कि ये संगठित अपराध खत्म हो। तो वो हमने अपना काम किया। लेकिन अब इस चीज़ को समझना हमें भी होगा कि जिस अपराध के खिलाफ महाराज जी ने एक पूरे प्रदेश के अंदर जो नीति बनाई, आज उसका नतीजा देखिए। एक अपराधी अपराध करने से पहले सोचता है कि मेरे साथ क्या हश्र हो जाएगा। इससे पहले का समय देखिए, 2017 से पहले, 2017 से पहले मतलब अपराधियों को किसी को फ़ोन करके रंगदारी मांगना। मैं अपने केस में बात करूं, अपने केस में पिताजी के मुकदमे के लिए लाखों बार फ़ोन आए होंगे कि हत्या कर दी जाएगी, तुम वहाँ जाते हो, तुम ऐसे जाते हो। माता जी को आया, गांव पे जो मेरे पिताजी मुकदमावादी थे उनको फ़ोन आता था। आज एक अपराधी देख लीजिए जो किसी को फ़ोन करके कह दे, किसी की हिम्मत नहीं है। तो ये नीयत का जो अंतर है 2017 से पहले की सरकारों का, 2017 के बाद पूज्य महाराज जी के नेतृत्व की सरकार का, ये जो नीयत में बदलाव है, साफ और स्वच्छ नीयत, अपराधियों के खिलाफ जो स्पष्ट नीति है उनकी। तो जैसे मैंने कहा कि मुझे स्पष्टता और पारदर्शिता पसंद है, तो महाराज जी भी कहीं ना कहीं, मैं कह सकता हूँ आपके माध्यम से कि जो मैंने गुरु 2005 में खोया, वो स्पष्ट और पारदर्शी विचार वाला, वो मैंने 2017 में पूज्य महाराज जी के नेतृत्व वाली और उनके मार्गदर्शन में मैंने उस व्यक्ति को फिर से पुनः पूज्य महाराज जी के रूप में हासिल किया। तो आज उसका नतीजा हम सबको देखने को मिलता है। तो बीजेपी बदली है उस दौर से आज के दौर में? अगर बदली है तो किस परिप्रेक्ष्य में आपको बदली हुई नजर आती है? देखिए समय का जब दौर बदलता है तो समय के दौर के साथ बदलाव निश्चित रूप से होने चाहिए। मैं जो मानता हूं कि जिस दल का मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूं, वो दल कभी किसी परिवारवाद से, कभी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर कोई काम नहीं करती। क्योंकि अगर पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर काम करना होता तो मैं विगत 2014 से लेकर 2025 तक लगातार अपने क्षेत्रों में उपस्थिति नहीं होता, या मैं लोगों के बीच में उपस्थित होकर अपने क्षेत्र की समस्याओं को, चाहे पूज्य महाराज जी के यहाँ रखना हो, चाहे किन्हीं अन्य मंत्रियों के यहाँ रखना हो, ये मैं नहीं करता। क्योंकि अगर विरासत से राजनीति होती तो विरासत के तौर पे राजनीति तय हो चुकी थी। लेकिन मैं जानता हूं कि मैं जिस दल में काम कर रहा हूं, वो दल आपके कर्म से, आपके तपस्या से आपको जज करेगी, ना ही आपके विरासत से। तो ये चीज़ चाहे मुझे कह लीजिए संस्कार में मिले अपने पिता से, अपने माता जी से। मेरी माता जी का आज उम्र 67-68 हो गया, लेकिन जब वो विधायक थी, चाहे वो विधायक इससे पहले जब नहीं थी, 2007 से लेकर 2017 के बीच में एक बार चुनाव नहीं लड़ी वो, तो उन्होंने लोगों के बीच में अपनी उपस्थिति दर्ज करते हुए ये हमेशा से रखा कि समाज के बीच में हम समाज सेवी हैं, उसके बाद कोई पद है।
चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, चाहे कोई पद, लेकिन पहले हमको समाज का सेवा करना है। उससे मुझे प्राप्त समाज क्या देगा वो तो समाज के ऊपर। तो पीयूष जी, दो कंडीशन है। अगर ये समाज सेवा करने का मौका भारतीय जनता पार्टी के मार्फत या उसके बैनर तले आपको मिलता है तो आप कर ही रहे हैं। अगर ये मौका नहीं मिलता तो कोई दूसरी राह भी आप अपनाएंगे? नहीं, देखिए, अगर दूसरी राह अपनानी होती तो पिताजी की हत्या के बाद अपनाया जा चुका होता। मौके आए थे ऐसे? मौके बहुत आए। बहुत से राजनीतिक दलों ने माताजी को, या हमारे माध्यम से, हम उस समय माताजी और मैं एक साथ थे, तो कई लोगों ने ऑफर किए। राजनीति कभी पेशा नहीं रहा। अगर राजनीति पेशा होता तो 1995 में पिताजी के पास कई विकल्प थे। समाजवादी पार्टी थी, बसपा थी, वो किसी भी दल से जाके चुनाव लड़ सकते थे। हम लोगों के लिए राजनीति एक विचारधारा है, क्योंकि इसीलिए भारतीय जनता पार्टी इसीलिए है क्योंकि इस विचार के लिए राष्ट्र सर्वप्रथम है। तो उस राष्ट्र में भले हम आज जातियों में बटे हैं, जातियों में बट के, जैसे महाराज जी कहते हैं कि हम बटेंगे तो कटेंगे, आज जातियों में बट के हम अपना नुकसान तो कर रहे हैं, लेकिन राष्ट्र सर्वप्रथम रहेगा तो ये जातियां कभी ना कभी एक दिन एक होकर संगठित होकर ऐसे अपराधियों के खिलाफ, ऐसी मानसिकताओं के खिलाफ आवाज बुलंद करेगी। और निश्चित रूप से एक समृद्ध राष्ट्र की जो परिकल्पना आदरणीय प्रधानमंत्री जी लेके चलते हैं, वो एक न एक दिन पूरा होगा। लेकिन पीयूष जी, चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेस हो या मेडिकल कॉलेज हो या दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ये बदलाव के संकेत हैं या चुनाव में लोगों के बीच उपस्थिति दर्ज करने के लिए एक स्टंट भर है? आप कैसे सोचते हैं, जरूरी क्या है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर या लोगों को आजादी से सुरक्षित रहने की, जीने की फील आना? देखिए, अगर मैं जरूरत की बात करूं तो दोनों, समाज में सुरक्षा और सुरक्षा के साथ सुव्यवस्था, ये दोनों जरूरी है। मैं स्वयं अपनी बात करता हूं। मुझे याद जहाँ तक है, सन 1993 की बात होगी। ठीक है। और उस समय हम लोग अक्सर होली, दिवाली या गर्मी की छुट्टी होती थी तो हम लोग जाया करते थे। हम लोग अपने गांव के एक पुल से, और करीब 5 या 6 किलोमीटर अपना घर था, हम लोग गाड़ी से नहीं जा सकते थे। वो पुल भी हम लोगों को एक समय में नाव पे बैठ के डाकनी होती थी। फिर उसके बाद पैदल जाते थे, क्योंकि जो हम लोगों की माटी है वो करेली माटी है। वो हल्का सा बारिश हो जाए तो वो एकदम दलदल हो जाती थी। जूता हाथ में लेके और हम लोग पैदल जाते थे, इतना इतना पैर मतलब घुटने तक उसमें अंदर हो जाते थे। एक वो दौर था 1993 का। एक दौर आया, और उस समय के दौर में कोई 84 से लेके 2002 तक विधायक बनने के बाद का मैं बता रहा हूँ। 2002 से पहले तक एक विधायक वहाँ 17 साल से विधायक है, और उसके क्षेत्र में आवागमन की मुख्य सड़कें नहीं थी। 2002 का बदलाव ये रहा कि पीएम जेएसवाई की सबसे पहली सड़क उस पे बनी। अच्छा। और इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों ने देखना शुरू किया मेरे क्षेत्र में। उस समय हुआ क्या कि उस समय के लोकसभा में आदरणीय मनोज सिन्हा जी एमपी थे, हमारे पिताजी विधायक थे। पीएम जेएसवाई की सड़कों को, जो विकास की जो भावना उन्होंने सोची थी अपने अंदर, जो परिकल्पना सोची थी, उसको उन लोगों ने उस पर काम किया। लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होनी शुरू हुई। उस समय सबसे पहले सीएससी सेंटर गुड़ौर खुला, मोहम्मदाबाद आया, लोगों को सड़कें देखने को मिली। जो लोग मतलब चप्पल हाथ में लेके जाया करते थे, अब वो पिच सड़कों पे चल रहे थे। तो लोगों में ये बदलाव दिखा। बदलाव के साथ दिखा कि नहीं, सुरक्षा भी उपलब्ध है, क्योंकि विधायक जी हैं तो ये सुरक्षा भी दे रहे हैं। लेकिन ये बहुत क्षणिक भर के लिए रहा। 2005 में घटना हो गई, उसके बाद फिर वही स्थिति बनी कि लोगों की सारी जो सुव्यवस्था की चीजें थी, जो मूलभूत सुविधा की चीजें थी, वो सारी बिगड़ गई। सुरक्षा भी बिगड़ गए। कई हत्याएं 2005 के बाद भी होने लगी, चाहे वो अशोक सिंह की हत्या हो, चाहे अशोक सिंह के भाई की हत्या हो, चाहे वो उससे पहले पिताजी से ठीक पहले एक राजेश राय पूर्व प्रमुख थे, उनकी हत्या हो। तो ये चीज़ें जब होने लगी तो लोगों को ये समझ में आने लगा कि हमें सुरक्षा तो मेरी मूलभूत ज़रूरत है, और उसके बाद उसकी जो सुव्यवस्था होती है, जो समाज की मूलभूत सुविधाएं होती हैं, वो भी ज़रूरत है। वो जाके लोगों को 2017 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी और पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में, आज आप चाहे एक्सप्रेसवे की बात कर लीजिए, ट्रॉमा सेंटर की बात करिए, मोहम्मदाबाद में ट्रॉमा सेंटर तक है। मोहम्मदाबाद में आज, उस समय बाढ़ में पूरे के पूरे गांव बह जाया करते थे, आज एक ईंटा नहीं गिर रहा है। मेडिकल कॉलेज की बात कर लीजिए। तो ये एक विकास की, जब एक सुरक्षा मिला लोगों को, तो लोगों ने ये देखा कि सुरक्षा के साथ हमें
बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध हो गई। तो ये विश्वास जगा लोगों में, इसीलिए आज दूसरा टर्म पूज्य महाराज जी का चल रहा है और निश्चित रूप से 2027 में तीसरे टर्म में भी कोई दाग नहीं। ठीक है, लेकिन जब माफियाओं पे कोई एक्शन लिया जाता है, कोई कार्रवाई होती पीयूष, तो एक आरोप ये भी लगता है कि भाई ये जो कार्रवाई हो रही है ये सुनिश्चित राजनीतिक एजेंडा है। क्या वाकई इस तरह की कार्रवाई किसी राजनीतिक स्टंटबाजी के तहत लिया जाता है या प्रदेश का माहौल बदलना एक बड़ी प्रायोरिटी है सरकार? देखिए, कोई भी व्यक्ति जो समाज का माफिया का दर्जा है, मैं उस समय जब कई लोग ये डिबेट में आते थे न्यूज़ चैनल के, मैं एक प्रश्न उन लोगों के लिए ये है कि समाज का जो सबसे गिरा हुआ व्यक्ति, चाहे वो माफिया हो चाहे कोई भी हो, जो घृणित व्यक्ति है, वो समाज का है, वो किसी दल का नहीं है। और उसके खिलाफ कार्रवाई, किसी को संवेदना होना, तो ये आपकी एक छोटी सोच ये बताती है कि आप कहीं ना कहीं अपने आप को उस व्यक्ति से जोड़ रहे हैं। उसके किए हुए कार्यों का आप कोई जवाबदेही जनता के बीच में नहीं रख रहे। क्या अतीक अहमद माफिया नहीं थे? क्या मुख्तार अंसारी माफिया नहीं थे? समाज में इन लोगों ने अपनी कर्मों से लोगों को प्रताड़ित नहीं किया था? अगर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है, वो तो मेरा सौभाग्य है और उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि पूज्य महाराज जी जैसा व्यक्ति इस मुख्यमंत्री के पद पर बैठे और जितने मजबूत कार्रवाई हो सकती है उन्होंने किया। इससे पहले भी कई मुख्यमंत्री इस प्रदेश में मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण कर चुके हैं। क्यों ऐसा होता था कि ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या हो जाती है? क्यों राजूपाल की हत्या हो जाती है? क्यों कृष्णानंद राय की हत्या हो जाती है? मुख्तार में कभी वो दिन नहीं था कि वो मेरे पिताजी की हत्या कर सके बिना सरकारी तंत्र के सहयोग से। उस दिन, जिस दिन हत्या होती है, उस दिन सारे वायरलेस बंद किए गए थे कि मौके पे पुलिस की उपस्थिति न हो पाए। ये नहीं हो सकता। उस दिन किसी ने जवाब नहीं दिया। हत्या के बाद मेरी माताजी और मैं सीबीआई केस के ट्रांसफर के लिए मुलायम सिंह यादव जी के पास कई बार अर्जी लगाए। क्यों नहीं आपने कहा कि नहीं ठीक है, आपकी अर्जी स्वीकार कर ली जाती है, सीबीआई केस के लिए हम रिकमेंड करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को? क्यों हमें कोर्ट जाना पड़ा? क्यों फेयर ट्रायल के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा कि नहीं, फेयर ट्रायल नहीं होगा इस प्रदेश के अंदर, हम किसी अन्य प्रदेश में इसकी ट्रायल की जाए? क्यों सुप्रीम कोर्ट को ये लगा कि नहीं ये बात सही है? तो ये कहीं ना कहीं मानसिकताओं का और नियत की जो कमी थी उस समय के मुख्यमंत्रियों में, वो पूरी तरीके से पूज्य महाराज जी ने अपने शासनकाल में बिना भेदभाव के, उन्होंने माफिया चाहे किसी भी जात धर्म का हो, वो माफिया अगर होगा और उसने गरीब के, वंचितों के या किसी भी व्यक्ति को किसी तरीके से प्रताड़ित किया होगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और जब उसके खिलाफ कार्रवाई होगी तो नीचे जितने छोटे भैया जो माफिया बनते हैं वो खुद ब खुद अपनी आदतों को सुधार लेंगे। इस नियत के साथ ये कार्रवाइयाँ हुई। अब उसको लोग राजनीति से रूप से जोड़े चाहे धर्म से जोड़े, ये उनकी छोटी मानसिकता हो सकती है। उस पे हम और आप कुछ विशेष टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन कई बार पीयूष हमने देखा है कि सरकार और ब्यूरोक्रेसी का जो कॉम्बिनेशन होता है वो उतना सुदृढ़ नहीं हो पाता। सरकार के विजन को ब्यूरोक्रेट्स उस लेवल पे नहीं समझ पाते, या वो लगता है कि भाई सरकारें बदलती हैं तो 5 साल ये सरकार आएगी और अगली सरकार आएगी तो फिर हम अलग तरीके से जिएंगे। ये कॉम्बिनेशन बनना कितना जरूरी है अगर वाकई ग्राउंड जीरो पे विकास पहुंचना है? देखिए, ब्यूरोक्रेसी सरकार के विजन को ग्राउंड तक पहुंचाने का एक माध्यम है। वो समझे भी तो सरकार चाहती क्या है। नहीं तो इस चीज को मुझे नहीं लगता कि पूज्य महाराज जी से अच्छा कोई समझा सकता है। इसका नतीजा कैसे मैं और आप किसी के कार्य से ही कोई चीज समझ सकते हैं। ठीक है, आज आप मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ। ठीक, आज आप मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा माफिया नहीं है जो अपराध में अपने आप को संलिप्त किया हो। जो होगा अपराधी या माफिया वो इस पृथ्वी को छोड़ चुका है। तो ये आखिर सरकार के विजन को जमीन पे उतारने का काम ब्यूरोक्रेसी का है। उसने कैसे उतारा होगा? विजन क्लियर रहा होगा। सरकार का विजन है कि जो मूलभूत सुविधाएं की चीजें हैं, आज आप हर जिले के अंदर एक मेडिकल कॉलेज, आप हर जिले में स्पोर्ट्स स्टेडियम, ITI के विद्यालय, ये चीजें अगर ग्राउंड पे बनी। मेरे गांव में पूज्य महाराज जी ने 2019 में ITI का विद्यालय दिया मेरे गांव में, जो एक मैं मानता हूं कि एक समय में वो बहुत पिछड़ा गांव था, आज वो बहुत समृद्ध है। लेकिन उसका मूल वजह क्या है? शिक्षा का एक ऐसा मंदिर देना जहां बच्चे उपस्थित होकर अपनी पढ़ाई करेंगे। तो ये सब सुविधाएं अगर ग्राउंड पे दिख रही हैं तो क्योंकि विजन महाराज जी का
और केंद्र सरकार का स्पष्ट है कि हमें जनता के मूलभूत सुविधाओं को पहले सुचारू रूप से देना है। ब्यूरोक्रेसी ने वो काम किया। और ये सोच लेना कि महाराज जी की जो कार्य प्रणाली है, वो जो उनकी स्पष्टता है अपने विजन को लेकर। आप देखिए गोरखपुर में जो बुखार की जो समस्या थी वो आज खत्म कर दिया महाराज जी ने। तो वो विजन है, उस विजन के प्रति काम है। और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी और आदरणीय अमित शाह जी का जो मार्गदर्शन रहता है वो निश्चित रूप से महाराज जी के माध्यम से वो जनता तक पहुंचाने का जो कार्य है। इससे पहले 2017 से पूर्व में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसके उपरांत भी जो योजनाएं जो केंद्र सरकार की थी वो पूरी तरीके से ग्राउंड पे नहीं उतर पा रही थी। क्यों? क्योंकि मानसिकता ही ठीक नहीं थी, नियत ही ठीक नहीं थी, जनता सेवा का भाव ही नहीं था, जनता से वसूलना उनका भाव था। जो एक्सप्रेसवे बना नहीं उसको उन्होंने अपने नाम पे कर दिया। तो ये सब चीजों का जब विजन क्लियर होगा, क्योंकि तब क्लियर होगा जब आपकी नीयत साफ रहेगी, आप स्पष्ट रहेंगे अपनी नीतियों में, तो निश्चित रूप से वो ग्राउंड पे दिखेगा। तो क्या ये मानूं आने वाले चुनाव के बीजेपी के भावी प्रत्याशी के तौर पे आज मैं पीयूष राय से बात कर? देखिए ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि जिस दल में मैं राजनीति कर रहा हूँ उस दल ने कार्यकर्ता बनाने का काम किया है। और जब आप कार्यकर्ता बनते हैं उसके बाद उस दल ने आपके कामों पे छोड़ा है कि आप नेता बनेंगे कि नहीं, वो आपके कर्म डिसाइड करेंगे। तो मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, जो पार्टी के बेसलाइन पे है, पार्टी के संस्कार पे है, जो समाज सेवा, जो भाव, पारदर्शिता और स्पष्टता जो मेरे संस्कार में मेरे पिताजी द्वारा दिए गए, वो जनता के बीच में स्पष्टता से मैं अपना कार्य कर रहा हूँ। पार्टी लड़ाएगी नहीं लड़ाएगी, पार्टी के अच्छे विकल्प क्या हो सकते हैं, ये सब निश्चित रूप से ऊपर के जो शीर्ष हमारे नेतृत्व है उनका सोच होगा। क्योंकि आज तक मैं ये देखा हूँ, चाहे वो 1995 में पिताजी का चयन होना विधायक के प्रत्याशी के रूप से लेके और आज 2025 तक पार्टी ने कभी मेरा अहित नहीं किया। चाहे वो मुकदमों का दौर रहा हो, चाहे वो मुख्तार से खिलाफ की लड़ाई का दौर रहा हो, पार्टी एक परिवार की तरह, माता जी को अपने एक परिवार की तरह और मुझे अपने बच्चों की तरह पाला है, स्पेसिफिकली पाला है, समस्याओं से हमेशा मदद की है। तो निश्चित रूप से पार्टी मेरा अच्छा और बुरा जानती है। लेकिन आपके साथ दो चीज़ें मैं जो महसूस कर पा रहा हूँ वो हो सकती हैं। एक तो बदलाव की पॉलिटिक्स, एक विरासत की पॉलिटिक्स। ये दोनों चीज़ें आगे लेके पीयूष कैसे चलेंगे? कौन सी ज़्यादा हावी रहेगी, पिताजी वाली पॉलिटिक्स या कुछ नया? क्योंकि अब चीज़ें बहुत बदल गई हैं। देखिए, मैंने जैसे आपने पहले भी पूछा, मैंने कहा कि समय के साथ चीज़ों का बदलाव होना ज़रूरी है, लेकिन उसमें क्या बदलाव की नहीं ज़रूरत है वो है अपने लोगों के प्रति जो समर्पण है उसका बदलाव नहीं होना चाहिए। अपने लोगों के प्रति जो पारदर्शिता, मेरे पिताजी ने समझाया कि जो काम आप कर रहे हैं वो कितना पारदर्शी है और आप अपने काम में कितने स्पष्ट हैं। वो दूसरी सबसे बड़ी बात कि राजनीति में जो सूचिता चाहिए, कि जो एक मानसिकता चाहिए कि मैं इस दल का हूँ, मुझे और किसी दल से कोई मतलब, उसकी विचारधारा से कोई मतलब नहीं है। तो मेरा ये दल है और मेरे इस दल का ये विचारधारा है। जैसे कि आज लोगों में पार्टी को लेके तुरंत इस पार्टी से उस पार्टी जाना, उस पार्टी का, इस तरीके का विचार कभी नहीं उठ पड़ता, क्योंकि अगर आप इस तरीके के विचार बनाएंगे तो आप स्पष्ट हो ही नहीं सकते। क्योंकि आप इस दल में हैं, स्पष्टता से कोई काम करेंगे, कल दूसरे दल में जाएंगे तो स्पष्ट कैसे हो पाएंगे? क्योंकि एक विचारधारा एक दल में, दूसरी विचारधारा दूसरे दल में। तो इस चीज को मुझे अपने पिताजी के संस्कार को इसके साथ लेते हुए चलना है। और विरासत तो भगवान ने दे दी, मैं उनका लड़का हूँ, ये भगवान का दिया हुआ देन है जिसका मुझे गर्व है। इस विरासत को संभालना मेरे अपने कर्म पे है, अपने कंधों पे है कि मैं उस विरासत को कैसे संभालता हूँ। अगर उस विरासत को मैंने सही संभाला तो जनता निश्चित रूप से वो प्यार, वो सहयोग करेगी। अगर मैंने उस विरासत को सही नहीं संभाला तो जनता मुझे नकार देगी। और जनता ही लास्ट ऐसी है जो जिसका मानना और न मानना मेरे लिए मायने रखता है। क्योंकि अगर जनता कहेगी कि ये होना चाहिए तो ये होना चाहिए, जनता कहेगी ये नहीं होना चाहिए तो ये नहीं होना चाहिए। लेकिन कृष्णानंद राय जी की छवि से तो आप खुद को अलग नहीं कर पाएंगे, लोग उस चश्मे से तो आपको जरूर आंकेंगे। तो आपको नहीं लगता चैलेंज ज्यादा है? बिल्कुल, ये अभी भी होता है। देखिए, मैं क्षेत्र में जब काम करता हूँ, जो कुछ पुराने दौर के लोग हैं वो कभी कभार इस चीज़ को कहते हैं कि तुम्हारे पिता होते तो ऐसे करते। वो
देखिए उस दौर को समझाना या उस दौर को एक बार जो व्यक्ति जी लिया, वो चीज़ अब के समय में लाना, एक स्मूथ ट्रांजिशन मेरे बस में है, वो ट्रांजिशन कराना। और कंपेयर होना, अगर मुझे कोई अपने पिता से कंपेयर करता है तो मैं ये मानता हूँ कि ये तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, क्योंकि कंपैरिजन अगर हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो पदचिन्ह पे मैं चल रहा हूँ। अगर मैं भटक जाता तो कंपैरिजन नहीं होता, क्योंकि जब जो व्यक्ति भटक जाता है, जैसे मैं छोटे से उदाहरण में बात करूं, आज जो राजनीति की जो दशा बनी हुई है, लोग किसी से भी कोई भी कभी भी मिल लेता है। और मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि जिन लोगों ने मेरे पिता के साथ जो षड्यंत्र किए, जिन लोगों ने उन हत्याओं में मदद की, आज तक मैं न उन्हें मानता हूं और न मैं ये स्पष्टता से कहता हूं कि भले ही ये किसी भी दल के हों या अपने दल में हों, लेकिन मेरी विचारधारा ये है और मैं इस विचार से चलता हूं। अब रही बात कि जनता उस चीज़ को अगर मानेगी तो अच्छी बात है, क्योंकि जनता जनार्दन के बीच में ही हमें जाना है लास्ट में, चाहे कोई टिकट मिले या टिकट ना मिले। क्योंकि चुनाव केवल एक 3 महीना या 4 महीने का प्रोसीजर होता है जिसमें जनता तय करती है कि कौन उनका प्रतिनिधित्व करेगा। उसके बाद सेवक वो आजीवन होता है। तो वो सेवक बनने के लिए मैं निकला हूं। बीच में कोई पद मिले ना मिले, जनता उसके लिए मुझे मानेगी नहीं मानेगी, ये टोटली जनता पे। मैं अपने कार्यों का मूल्यांकन कर सकता हूं, बाकियों का नहीं। लेकिन देखिए, आपको अगर जनता चुनती है या वो मौका आपको मिलता है, तो देखिए एक बीटेक स्टूडेंट जिसने पढ़ाई की है इंजीनियरिंग की, साथ ही साथ एक ऐसी बैकग्राउंड जहाँ कृष्णानंद राय जैसी छवि आपके साथ चल रही है, राजनाथ सिंह खुद मौके पे आए, सब कुछ चीजें हमने देखी होते हुए सामने, योगी आदित्यनाथ का आशीर्वाद भी आप पे है, तो आपको नहीं लगता ये सारी विन विन कंडीशन है आपके फेवर में? ऐसे विन विन कंडीशन बनाने के लिए बहुत संघर्ष हुआ है, बहुत बहुत कुछ खो दिया हम लोगों ने। अच्छा है, भगवान का मैं शुक्रगुजार हूँ कि ऐसा विन विन कंडीशन आपकी नज़र में है। शायद जनता भी ऐसे सोचे, या जो भी लोग ये पॉडकास्ट आपके माध्यम से मैं जो कर रहा हूँ सोचे। लेकिन ये विन विन कंडीशन बहुत संघर्षपूर्ण है, और अगर ये विन विन कंडीशन जनता को समझ में आती है तो निश्चित वो भरोसा जताएगी और वो विश्वास रखेगी। लेकिन इसके लिए तो मैं मानता हूँ कि इसमें मेरा किया हुआ बस इतना है कि मैं अपने सिद्धांतों पे, अपने पिता के सिखाए हुए सिद्धांतों पे, उनके संस्कार पे अडिग हूँ, चल रहा हूँ। कहाँ तक जाऊँगा ये मेरे हाथ में नहीं है। अब उसको विन विन कह लीजिए या कह लीजिए कि वो उनके संस्कार है, अपनी माता जी का आशीर्वाद है, जो भी जिस नजर से आप देख लें। लेकिन पीयूष जी, बीजेपी का ना एक खास मैकेनिज्म है, आप तो हालांकि पार्टी में आप ज्यादा अच्छे से समझते हैं, ये कभी भी रुकते नहीं है और साल भर एकदम 24/7 इलेक्शन मोड में रहते हैं। तो क्या पीयूष राय ने भी वो तैयारी अपने क्षेत्र में जाके लोगों से मिल के उनकी दर्द को समझ के शुरू कर दी है? क्या ये प्रोसेस पहले से चल रहा है? देखिए, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ करेक्ट करूंगा। जो आपने कहा कि बीजेपी ये कार्य पूरे साल करती है, जो इलेक्शन मोड, ये इलेक्शन मोड नहीं है, मेरा मानना है। क्योंकि अगर आपको सेवा करना है और सामाजिक सेवा में आपको रहना है तो आपको 24/7 उपलब्ध और वो भावना के साथ काम करना होगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि आप मान लीजिए, मैं अपनी तहसील की बात करूं तो करीब 4,32,000 वहाँ के रहने वाले लोग हैं। अब उन 4,32,000 में अगर मैं नियति ये मान लूं, निश्चित रूप से अगर किसी एक को भी काम पड़ता होगा किसी भी एक समस्या के लिए, तो मेरी उपलब्धता होनी जरूरी है। अच्छा। क्योंकि वो विश्वास दिलाएगा कि आपकी उपलब्धता किस तरीके से उसको सहयोग किया, समाज में क्या बदलाव लाए। अब रही बात कि जनता इस सहयोग को, इस उपस्थिति को, जो विगत 2013 से लेकर 2025 तक फ्रंट लाइन में, 2007 से लेकर 2013 तक बैक फ्रंट में मैं जो करता रहा माताजी के साथ पीछे से, और अपने बाद फिर उसके बाद मैं फ्रंट लाइन में, तो ये जनता को दिख रहा होगा और जनता इसका मूल्यांकन करेगी कि मुझे किस माध्यम से मेरा सेवा लेना है। तो वो जनता है, वो पार्टी है, जिस दल में है उस दल का साफ है कि आप अपना काम करिए, आप अपने सेवा के भाव से जो जनता के बीच में पार्टी के नीतियों को उपस्थित रखिए। वो चीज़ मुझे करना है। अब वो मैंने अगर बहुत बखूबी से किया होगा तो निश्चित रूप से पार्टी उस पर सोचेगी। जैसा जो निर्णय वो सब ऊपर के नेतृत्व का है, तो वो भविष्य के गर्त में। आपके एजेंडे में 3 बड़ी बातें कौन सी है? एजेंडा सेट किया होगा,
3 बड़ी बातें अपने क्षेत्र को लेकर आपकी क्या है मेन? मेरे क्षेत्र की जो सबसे बड़ी समस्या है वो मैं जो व्यक्तिगत रूप से मानता हूँ कि ऐसे जो मानसिकता के लोग हैं जिन्होंने समाज को जातियों में बांटा है, फॉरवर्ड बैकवर्ड की राजनीति में बांटा है और जो भ्रम फैला रखा है लोगों में, उसको मुझे खत्म करना है। वो अपराध के माध्यम से, वो अपने निश्चल भाव के माध्यम से, जिस भी भाव से लोगों को भ्रम में रख के अपनी राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं और राजनीति में जो अपराधीकरण की बात चल रही है जो कर रहे हैं, निश्चित रूप से अभी आप देखे होंगे कि उनके दोनों पुत्र किस तरीके से किस अपराध में अभी जेल में गए हैं। तो इस चीज़ को मुझे ख़त्म करना होगा, और क्योंकि मोहम्मदाबाद वो जगह है जहाँ ये बीज उत्पन्न हुआ है। तो जब ये पेड़ ना बन पाए, उस बीज पे अगर काम करने वाला कोई व्यक्ति होगा तो वो पीयूष राय होगा, क्योंकि वो बीज जिस दिन अगर काम नहीं हुआ तो वो इतना बड़ा विकराल पेड़ बन जाएगा कि निश्चित रूप से एक समाज की बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। दूसरा प्राथमिकता जो मैं मानता हूँ अपने क्षेत्र के लिए, जो मेरे क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण है जी, वो एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनने के बाद क्षेत्र की कुछ ऐसे जगह हैं जो मुख्य रोडों से नहीं जुड़ी हुई हैं, मुख्य विकास की धाराओं से नहीं जुड़ी हुई हैं। मूलभूत सुविधाएं, चाहे वो हॉस्पिटल की बात कर लीजिए, चाहे वो स्कूल की बात कर लीजिए, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं क्योंकि 2005 में पिताजी की हत्या के बाद जो वो 3 साल, फिर माताजी का 2 साल, फिर इधर 5 साल का कार्यकाल, उस हिसाब से उतना समय नहीं मिल पाया। चीज़ें बहुत बदली हैं, बहुत से नए मुख्य मार्गों का निर्माण हुआ, लेकिन कुछ चीज़ें अभी भी ऐसी हैं, ऐसे जगह हैं जहां अभी भी हम बहुत काम कर सकते हैं मूलभूत सुविधाओं को लेकर, क्योंकि मूलभूत सुविधाएं एक किसी के जीवन में उसका मूल अधिकार है, वो होना चाहिए। सही बात है। ये मेरा मानना है। और तीसरी सबसे बड़ी चीज़ जो मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूँ कि जिसपे मैंने कई बार महाराज जी से चर्चा भी की और वो भी मानते हैं कि नहीं, ये चीज़ होनी चाहिए, एक अच्छे और सुदृढ़ राजकीय विद्यालय का निर्माण, जो क्योंकि मेरे पिताजी कहते थे कि किसी भी बालक को, और उसकी जो जर्नी है बालक से पुरुष की, युवा काल की, वो जर्नी कितनी अच्छी है वो उसकी शिक्षा तय करती है। जिसकी जितनी अच्छी शिक्षा, जितना अच्छा तपस्या उस शिक्षा में, उतनी अच्छी उसकी पुरुषार्थ और उतना उसका युवा काल। तो मैं ये मानता हूं कि इस विजन को मुझे अपने यहाँ के युवाओं में रखना है, और उसके लिए मुझे जो भी समय लगे, जो भी वक्त लगे, जो भी करना पड़े, वो मैं उस रास्ते पे आगे बढ़ूंगा। ठीक है। तो पीयूष, पॉडकास्ट को वाइंड अप करना है, लेकिन आखिरी एक मौका अगर मिल पाता, हो सकता है कई लोगों को मेरा सवाल बड़ा हाइपोथेटिकल भी लगे, लेकिन अगर ये मौका मिल पाता कि पिता से कुछ कह पाता या पूछ पाता, तो क्या बात होती? पूछ तो उनसे कुछ नहीं पाता, लेकिन क्योंकि जीवन में कभी, मैंने बताया ना, शिष्य गुरु शिष्य का एक संबंध था, अपने तरफ से कुछ कभी नहीं कह सकते थे हम लोग, वो जो कहते थे वो होता था। तो एक बात जो मैं मानता हूँ कि 29 नवंबर को घटना हुई, वो आखिरी कुछ दिनों में हर अपनी समस्याओं का वो मुझसे जिक्र किया करते थे। मतलब बड़ी समस्याएं नहीं जो एक बालक से हो सकती है, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, छोटी बड़ी चीज़ें वो डिस्कस करते थे। भरोसा बहुत करते थे कि मतलब मैंने इसको अच्छी शिक्षा दी, ये मानते थे वो कि आखिरी कुछ दिनों में वो चाहते थे कि मैं उनके साथ रहूं। मैं उस समय कोटा में क्लास 12th में अपना क्योंकि आखिरी फेज था, नवंबर था, जनवरी में हम लोगों के उस समय प्री बोर्ड्स हुआ करते थे, शायद अभी भी होते हैं। प्री बोर्ड की तैयारी थी, बोर्ड का एग्ज़ाम था, तो वो चाहते थे कि मैं आखिरी 10-15 दिन उनके साथ रहूं, केवल साथ रहने के लिए, कुछ बातें हों, क्योंकि वो बहुत बोलते नहीं थे, वो बहुत शांत, किसी से बहुत बोलना नहीं। ये शायद मैं 13-14 नवंबर की बात है, उन्होंने फ़ोन किया था कि मुलाकात हो जाती है एक बार, यार करके बोलते थे कि एक बार मुलाकात हो जाती। तो हम थोड़ा सा, क्योंकि उस समय हम लोग बंसल क्लासेस एक कोटा के संस्था थी जहाँ हम लोग प्रिपेयर करते थे, तो उस समय क्योंकि आईटी का एग्ज़ाम भी आने वाला था, अप्रैल में होता था, तो टेस्ट वेस्ट चलते थे, तो हमने कहा पापा मतलब एग्ज़ाम्स हैं और वो भी आ रहा है, मैं शादी में ही आपसे मिलूँगा। तो एक जब मैंने बोला तो मुझे पता नहीं क्यों फ्रेम याद आया कि शायद वो निराश हुए कि यार, अच्छा, मुझे ऐसा फ्रेम याद आया। वो हुए होंगे नहीं हुए होंगे नहीं पता, क्योंकि फिर तो उसके बाद मुलाकात ही नहीं हुई। वही आखिरी बात 13 नवंबर की थी, तो ये चीज़ था, बस मिल लिए होते एक बार।
आखिरी बार कुछ रहा हो तो कुछ बता भी दिए होते वो। अब नहीं मिले, नहीं हुआ मुलाकात, फिर देखते हैं कभी किसी जन्म। ठीक है, तो पॉडकास्ट तो वाइंड अप करना है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं बोलूंगा मेरे साथ विधायक जी पीयूष राय मौजूद हैं। बिल्कुल, ये तो भगवान का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया अपने पॉडकास्ट पे आने के लिए, और आपकी ऐसी शुभकामनाओं के लिए आपका दिल की गहराइयों से आभार। और निश्चित रूप से जो आपने मेरे अंदर महसूस किया होगा इस पॉडकास्ट के मध्य, उसके लिए मैं आपका आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं धन्यवाद। और इसी मुस्कुराहट के साथ आप जनता की सेवा करें, पद मिले ना मिले लेकिन बिल्कुल अलग जगह रखें विकास बिल्कुल की। बिल्कुल, यही है, अलग विकास की जगह के रखनी है और अपने पार्टी की नीतियों को तक पहुंचाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो घनश्याम उपाध्याय शो को यहीं वाइंड अप करना है। मैं उम्मीद करता हूं कि पीयूष जी की बातें आपके दिल में उतरी होंगी। उनको लेके जो भी कमेंट है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और शो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना, और याद रखना है मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। थैंक यू सो वेरी मच।